तो फाइनली एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैं लेकर आ चुका हूं 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा रिवीजन। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं और यही टॉपिक के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पहला टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा पुरस्कार और सम्मान, फर्स्ट इन इंडियन वर्ल्ड, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, नासा, इसरो, डीआरडीओ ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रमुख लेखक, रैंक इंडेक्स हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, नेशनल पार्क हो गया, एशियन गेम्स हो गया, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी के, ये ऐसे 15 से 16 ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मैं ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। ये 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए सीधा आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत 10वें स्थान पर है। तो 10वें स्थान पर है भारत, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो 10वें स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है बाकी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित होता है। तो किस देश के बीच भारत जो है वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन करता है। तो ये सर अमेरिका के साथ। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि वज्र प्रहार जो अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के साथ आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका 15वां एडिशन है जो कि 2024 में इसका आयोजन किया गया था। वज्र प्रहार यूएस आर्मी के साथ भारत जो है इस अभ्यास का आयोजन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत किस देश की सेना के साथ मिलकर गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन करती है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत जो है गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन करती है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि एग्जाम में आता ही आता है। अब कभी कभी क्या होता है कि इसका प्लेस पूछ लिया जाता है कि इंडिया और इंडोनेशिया के साथ जो गरुण शक्ति का आयोजन किया गया है वो कहां पर किया गया है 2024 में। तो जकार्ता में किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि रेलवे के एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस तरीके से पूछे गए हैं कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है। तो जकार्ता में 2024 में जकार्ता में इसका आयोजन किया गया है गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ। तो ये आपको याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी युद्ध अभ्यास हैं जो कि भारत किन किन देशों के साथ आयोजित करता है। तो बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो संप्रीति याद रखना, चाइना की बात करें तो हैंड इन हैंड याद रखना, बाकी फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो शक्ति, अगर सिर्फ शक्ति की बात करें तो फ्रांस हो जाएगा, अगर गरुण शक्ति की बात करेंगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा जो कि इसका आयोजन किया गया है। और कजाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो प्रबल, तो डस्टाइक हो जाएगा। अब इसके बाद किर्गिस्तान की बात करें तो खंजर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लिस्ट के फॉर्मेट में आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूं भारत और किन किन देशों के साथ आयोजित किया जाता है तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि आता ही आता है, ठीक है। मालदीव की बात करें तो इक्वेरियन याद रखना, मंगोलिया की बात करें तो नोमैडिक एलिफेंट याद रखना, ये एक्सरसाइज याद रखना। म्यांमार की अगर हम लोग बात करें तो इम्बैक्स याद रखना। नेपाल के साथ कौन सा एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है तो सूर्य किरण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब ओमान की बात करें तो अल नगा ओमान के साथ आयोजित किया जाता है। रसिया की बात करें, रूस की बात करें तो इंद्र ये याद रखना है। तो बाकी ये एक्सरसाइज आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, सभी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो मित्र शक्ति, एक आपको सिर्फ शक्ति बताया था मैंने, तो जो शक्ति है वो फ्रांस हो जाएगा, जो गरुण शक्ति है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। अगर मित्र शक्ति की बात करें तो ये श्रीलंका के साथ हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। थाईलैंड की अगर हम लोग बात करें तो मैत्री हो जाएगा। यूके की बात करें तो अजय वैरियर हो जाएगा। यूएसए की बात करें तो युद्ध अभ्यास हो जाएगा। और यूएसए की बात करें तो वज्र प्रहार, यानी कि जो वज्र प्रहार है और युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के साथ आयोजित किया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है। तो सर पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से लेकर 1969 तक माना जाता है योजना अवकाश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल 24। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 24 ये कहता है कि बच्चों का शोषण नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शोषण इस तरीके से कि किसी बच्चे से जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा जोखिम भरा। तो आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था वो किस पर था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का विकास। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लेता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि का विकास। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? जिसने भी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा उसमें इसी तरीके से एक मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो टोटल 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी शिफ्ट में। तो अब इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी और भी जो एएलपी की वैकेंसी देखो आ गई है, 12 अप्रैल से इसका फॉर्म भी फिल स्टार्ट हो गया है। तो उन सभी एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चंस आने के खूब ज्यादा चांसेस हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 46 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 47 खिलाड़ियों को, ठीक है 47 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है और कोच संस्थान और विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है, यानी कि 47 खिलाड़ियों को तो प्रदान किया ही किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 46 नहीं होगा 47 होगा। ठीक है, 47 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ कोच इंस्टीट्यूट यानी संस्थान और विश्वविद्यालय को भी प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 6 कैटेगरी में 47 खिलाड़ियों, कोच, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसमें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, किसको किसको प्रदान किया गया है। अब इस तरीके से स्टेटमेंट के जरिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं कि 3 से 4 पॉइंट आपके क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि शूटिंग के क्षेत्र में मनु भाकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन से एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि शतरंज के क्षेत्र में डी गुकेश को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा कह रहा है कि हॉकी के क्षेत्र में हरमनप्रीत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथा कह रहा है कि पैरा एथलीट के क्षेत्र में प्रवीण कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यानी कि ये चारों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है मनु भाकर, डी गुकेश और हरमनप्रीत प्रवीण कुमार को ये प्रदान किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किस पुरस्कार में? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लाने का मकसद ये था कि आपसे जितने भी 3 से 4 पॉइंट बनेंगे एग्जाम के लिए वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि अगर ये एग्जाम में आएगा तो ये आप सही कर लेंगे, ये पूछा जाएगा तो ये आपसे बन जाएगा, ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लाने का मकसद था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप फोटो भी देख सकते हैं कि मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024। किस खेल में? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में टोटल कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? 47 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। उनमें जो मेन है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, नहीं आपसे टोटल पूछ लिया जाएगा कि कितने खिलाड़ियों को टोटल प्रदान किया गया है। तो 47 खिलाड़ियों को। तो ये आपको याद रखना। बाकी आप और भी फोटो देख सकते हैं कि मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार को ये
नेशनल स्पोर्ट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आपसे स्टैटिक पार्ट में पूछा जा सकता है कि मनु भाकर का संबंध किससे है, तो निशानेबाज से है, डी गुकेश शतरंज से है, हरमनप्रीत हॉकी से है और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट आपसे और पूछा जा सकता है कि जो नेशनल स्पोर्ट गेम 2024 है, इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 किससे ये प्रदान किया गया है, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया। मैंने आपको बताया था ना कि 47 खिलाड़ी हो गए, एक संस्थान हो गई और एक यूनिवर्सिटी हो गई और एक कोच हो गया। तो यानी कि इन सबको नेशनल स्पोर्ट गेम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद ट्रॉफी है ये किसने जीती है, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि कविता के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो कविता के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, कवर करा रहा हूँ, ये पूरे एक ईयर का है, एक साल का करंट अफेयर है, ठीक है। और उसमें करंट अफेयर हैं, कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन है प्रीवियस जो ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा सतपथी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कविता के लिए गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इनको प्रदान किया गया है। प्रतिभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सई परांजपे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सई परांजपे को ये प्रदान किया गया है अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको ये सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2024 पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, क्योंकि इसका आयोजन तो हो चुका है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनेगा क्वेश्चन। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया था पैरालंपिक खेल 2024। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने पैरालंपिक खेल में 100 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो किसने पहला मेडल दिलाया है भारत को, तो प्रीति पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि प्रीति पाल ने पहला मेडल भारत को दिलाया है। किस स्पर्धा में, 10 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये जीता है रजत पदक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने जीता रजत पदक। और किस कैटेगरी में जीता है, तो इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो किस नदी के तट पर हुआ था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो बिहू किस राज्य का है, तो सर ये असम का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलकनंदा और भागीरथी नदी जब ये आपस में मिलती हैं तो इसको देवप्रयाग कहा जाता है और यहीं से गंगा नदी निकली है। तो ये भी याद रखना और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22 जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। क्योंकि जनगणना से एक क्वेश्चन फिक्स होता है जो एग्जाम में आना ही आना होता है। तो राजस्थान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 1 में कहा गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अशोक। अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मीरा साहिब फातिमा बीवी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आरती शाह। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1939 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा से। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कजाकिस्तान और रूस के बीच है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओनेगा झील किस देश में है? तो ओनेगा झील की अगर हम लोग बात करें तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रूस में है। तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में बैकाल झील की अगर हम लोग बात करें तो बैकाल झील कहाँ पर है? तो ये भी रूस में ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। तो उपर्युक्त तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 20वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा जापान में किया जाएगा इसका आयोजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरगिला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में, और असम में हरगिला जो पक्षी है पाया जाता है, तो उसी के संरक्षण में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1923 में की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 1966 में इनको प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका का भी है और क्यूबा का भी है। तो उपर्युक्त तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिखों के 9वें गुरु का नाम क्या था? तो सिखों के 9वें गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। रोवर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स ट्रॉफी की अगर हम लोग बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि पाखल झील कहाँ पर स्थित है? तो पाखल झील कहाँ पर है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सर ये मोहिनीअट्टम की बात करें तो केरल का है ये मोहिनीअट्टम। तो केरल आपको याद रखना है। अब बिहू कहाँ का है? तो ये बिहू तो असम का है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया की बात करें तो ये राजस्थान का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? बांसुरी से, वादक से, या तबला से, ढोलक से कि शहनाई से? तो हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये बांसुरी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुडेरा नृत्य किस राज्य का है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये गुजरात का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिजोरम में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि इटंकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इटंकी नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये नागालैंड का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 होते हैं। चलिए अगला है कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मसाई जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये तंजानिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सालसेट द्वीप है किस राज्य में है। तो सालसेट द्वीप किस राज्य में है, तो सर ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक को मौलाना अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इंडिया विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, इंडिया विंग्स ऑफ फायर। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गुलामगिरी किसकी पुस्तक है। तो गुलामगिरी की अगर हम लोग बात करें तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। अगला है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है, जिसने 2 गोल्ड जीता है भारत के लिए पैरालंपिक गेम्स 2024 में। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का आप लोग नाम याद रखना, क्योंकि पैरालंपिक गेम्स 2024 में डबल गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं अवनी लेखरा। तो डबल गोल्ड इन्होंने जीता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि किस देश ने विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया है। तो ये भारत ने इस रॉकेट को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 रॉकेट है, जो कि भारत ने ये पहला विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है जो कि लॉन्च किया है। तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनेगा, एग्जाम के लिए याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीधे NTPC एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। जिस हिसाब से अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उसी हिसाब के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो ये आपको याद रखना कि भारत ने अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 4 ये लॉन्च किया है बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने, तो ये याद रखना। अगला है कि किस देश ने अपना चमरान-1 अनुसंधान उपग्रह लॉन्च किया है। तो किस देश ने चमरान-1 अनुसंधान उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये ईरान ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ईरान ने ये लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि मालाबार अभ्यास 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। क्योंकि अभी तक रेलवे के एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज से जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, कौन सी एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से मैं ये क्वेश्चन से लेकर आया हूँ कि जिससे आपको ये एग्जाम तक ये याद रहे कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा कि मालाबार जो अभ्यास 2024 है ये विशाखापत्तनम में किया गया है। और कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट हैं, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो ये 4 देश हैं जो कि पार्टिसिपेट किया है। अगला है कि वर्ल्ड एनिमल डे प्रतिवर्ष विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अजय कुमार सिंह को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। तो किस राज्य का, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड राज्य का अजय कुमार को नया पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि किसे अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा लियोन मेसी। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में किसने बेस्ट सोशल पिक्चर म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी में इस पुरस्कार को जीता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 तो किसने जीता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जीता है
एमिलिया पेरेस ने जीता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। किसमें जीता है? ये बेस्ट सोशल पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में जीता है, एमिलिया पेरेस ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना और इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि 2025 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में एमिलिया पेरेस ने बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो एमिलिया पेरेस ने जीता है बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आप इमेज भी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका कौन सा संस्करण है जो कि आयोजित किया गया था? तो 82 ये इसका संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा टीवी गोपाल कृष्णन को चुना गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इनका संबंध किससे है? तो ये भी याद रखना, इनका संबंध मृदंग वादक से है। तो ये भी आपसे स्टैटिक पार्ट में पूछा जा सकता है। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सर ये प्रदान किया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि डिक सूफ किस देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि कीर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यूनाइटेड किंगडम के बने हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन के नए कीर स्टारमर पीएम बने हैं। अगला है कि पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बना है। ये किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व जो कि भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बना है। तो ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को जहन में रखना क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो किस देश ने बनाया है? तो ये चाइना ने बनाया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन चाइना ने बनाई है। अगला है कि किस भारतीय को आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 नामित किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्शदीप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इससे 1 से 2 पॉइंट इससे क्लियर हो जाएंगे। यानी कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो पुरस्कार है इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कह रहा है कि यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं कि जो पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है उसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री पुरस्कार हैं जो कि प्रदान किया गया है। तो उपर्युक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रदान किया गया है पद्म भूषण 2025। ठीक है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री पुरस्कार हैं जो कि प्रदान किया गया है। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। चलिए अगला है कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो 93 जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू ने 93 जवानों को देश की सेवा के लिए गैलेंट्री पुरस्कार ये प्रदान किया है, मंजूरी दे दी है। अब उन सम्मानों में 2 कीर्ति चक्र हैं, 14 शौर्य चक्र हैं और 66 सेना मेडल, 2 नाव सेना मेडल है और 8 वायु सेना मेडल और 1 बार 2 सेना मेडल। तो ये इन सम्मान के अंतर्गत ये प्रदान किए गए हैं ये सम्मान। तो ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मनु भाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना कि जो BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 मनु भाकर को प्रदान किया गया है। अब इसी में अगर बात करें कि BCC पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 किसे प्रदान किया गया? तो अवनी लेखरा को प्रदान किया गया। तो ये फिर आपको ये भी याद रखना। तो ये दोनों पॉइंट आपको ये याद होने चाहिए।
अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी में किसको कौन सा पुरस्कार बीसीसी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो अवार्ड कैटेगरी में बात करेंगे, जो बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर है, ये मनु भाकर को दिया गया है और ये किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। अब इसके बाद बीसीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर 2024 ये शीतल देवी को प्रदान किया गया है, निशानेबाज। लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 मिताली राज को प्रदान किया गया, जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। और इंडियन पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 अवनी लेखरा को दिया गया शूटिंग के क्षेत्र में। तो ये लिस्ट भी आपको ये याद रखना है। तो उम्मीद है ये 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे। 15 से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये अगर आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस आप पढ़कर जाते हैं, रिवीजन कर जाते हैं, तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बाकी क्लास कैसे लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।